जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से द आइडियल हब के इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, कई दिनों से लगातार हम लोगों ने पॉलिटी का वीडियो आप लोगों तक पहुंचाया, लेकिन आज बारी है अब इतिहास के चैप्टर 2 की, जो किस नाम से जाना जाता है? राजनीतिक और आर्थिक इतिहास 600 BC टू 600 AD, यानी पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। जैसा कि आपको याद होगा कि मैंने बताया था कि जब हम लोग पढ़ रहे थे क्या, धार्मिक और आर्थिक इतिहास 600 BC से लेकर 600 AD तक, जिसमें हम लोगों ने बौद्ध और जैन धर्म पर गहन चर्चा किया। और फिर मैंने बताया था कि उसको पढ़ने के बाद हम लोग एक नई दुनिया में चलेंगे। अगर इसका सीधा सीधा हम लोग एक सिंपल वे में नाम दें तो हम लोग कह सकते हैं महाजनपद काल। महाजनपद काल। और कहाँ से कहाँ तक? वो महाजनपद काल कब से कब तक की बात हो रही है? 600 BC से लेकर 600 AD तक का। 600 BC का मतलब यानी जब ईसा मसीह का जन्म नहीं हुआ था, जन्म होने से 600 साल पहले और उसके जन्म के 600 साल बाद तक के, यानी कुल 1200 साल के इतिहास को हम लोग को देखना है। और उसको देखने से पहले हम लोग ये जानने का प्रयास करेंगे कि महाजनपद होता क्या है। देखिए, एक होता था साथियों कबीला। कबीला मतलब जो लोग रहते थे उसको, लोगों के समूह को बोला जाता था कबीला। कबीला से बना जन। जन अगर देखा जाए तो जन का मतलब ग्राम। जन मतलब लोगों का ही समूह, लेकिन बड़ी मात्रा में। कबीला मतलब छोटे छोटे लोगों का समूह, उसको कबीला कहते हैं। जन का मतलब ग्राम, और जन से बना जनपद। जनपद का मतलब आप कह सकते हो आज का जो ज़िला होता है उसको आप जनपद कह सकते हैं। और फिर जनपद से ही क्या बना? महाजनपद। महाजनपद यानी आज इस महाजनपद को हम लोग राज्य के रूप में जानते हैं। और फिर महाजनपद से ही क्या बना? राष्ट्र का निर्माण हुआ। और राष्ट्र या फिर देश। राष्ट्र या फिर देश। पहला राष्ट्र बनाने वाला जो शासक था वो कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। और साथियों, हम लोग जो महाजनपद की बात कर रहे हैं, तो महाजनपद दो पुस्तक, एक तो बौद्ध धर्मन यानी बौद्ध ग्रंथ जिसका नाम क्या था? एक बौद्ध ग्रंथ जिसका नाम था अंगुत्तर निकाय। और इस अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों के बारे में, 16 महाजनपदों की चर्चा है, 16 महाजनपदों का उल्लेख है। उसी तरह से जैन ग्रंथ जिसका नाम क्या है? तो जिसका नाम है साथियों भगवती सूत्र। और इस भगवती सूत्र में भी 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, लेकिन दोनों में थोड़ी बहुत डिफरेंसेस हैं। दोनों के नाम में अंतर पाया जाता है, लेकिन दोनों ही में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। और वो 16 जनपद कौन कौन से हैं, जिसके बारे में हम लोग को बारी बारी से क्या करना है, थोड़े बहुत उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेनी है, ताकि जब मैं आपको महाजनपदों का यानी मगध का जो राजवंश पढ़ाऊँ तो उसमें आपको समझने में बहुत मदद करेगा। तो आइए एक एक करके थोड़ा बहुत देख लेते हैं हम लोग। पहले नंबर पे अगर देखें तो हम लोग काशी को ले लेते हैं। काशी ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और इसकी राजधानी अगर देखा जाए तो काशी की राजधानी ये आज का वाराणसी या फिर बनारस। और विश्व का ये जो वाराणसी या बनारस है, ये विश्व का सबसे प्राचीन कैसा जीवित शहर है। कहने का मतलब जो प्राचीन काल में शहर बसाए गए, जो नगर बसाए गए, उनमें सबसे प्राचीन शहरों में, नगरों में एकमात्र नगर बचा हुआ अगर है तो वो कौन है?
वो है आपके वाराणसी। वैसे तो बचे हुए बहुत हैं, लेकिन सबसे प्राचीन की बात हो रही है, तो सबसे प्राचीन में अगर देखा जाए तो वाराणसी एक ऐसा नगर है जो आज तक लाइव है, आज तक जीवित है साथियों। और ये जो वाराणसी नाम पड़ा, इसके पीछे कारण है। ये वाराणसी नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ये जो शहर है ये वरुणा और अस्सी दो नदियों के बीच में, वरुणा और अस्सी नदियों के कहाँ पर है, तो इन दोनों नदियों के बीच में यानी संगम पर बसा हुआ है, जिसके वजह से वाराणसी नाम पड़ा है। और वाराणसी एक धार्मिक स्थल के रूप में भी जाना जाता है। तो ध्यान रखें, काशी की राजधानी वाराणसी या बनारस। और इस काशी पर मगध सम्राट ने क्या किया था, और जिसका नाम क्या था, अजात शत्रु। इसने इस पर आक्रमण किया और आक्रमण करके क्या किया, अपने साम्राज्य किसमें मिला लिया, अपने साम्राज्य। और उनके साम्राज्य का नाम क्या था, आप सब जानते होंगे, वो था मगध। मगध ही एकमात्र महाजनपद था जो सभी जनपदों पर विजय प्राप्त, लगभग सभी जनपदों पर, सारे के सारे जनपदों पर तो विजय प्राप्त नहीं कर सका, लेकिन लगभग सारे जनपदों पर विजय प्राप्त कर चुका था। और सभी जनपदों पर विजय प्राप्त करने के बाद ये बदल गए किसमें, साम्राज्य में। इसके बाद अगर देखा जाए दूसरे नंबर पे हम लोग किसी को ले लेते हैं, चलिए अंग को लेते हैं। अंग साथियों, आज का जो भागलपुर है, भागलपुर और आज का जो मुंगेर है, ये दोनों ही कहाँ है, तो बिहार में है, अपना प्यारा बिहार। तो बिहार के आज के वर्तमान के भागलपुर और मुंगेर क्षेत्र में ये अंग था। और इसकी जो राजधानी थी, अंग की राजधानी ये क्या थी, ये थी चंपा या फिर चंपा नगरी, चंपा या चंपा नगरी। और इस अंग के प्रमुख राजा कौन थे, तो याद रखेंगे आप, ब्रह्मदत्त। और ब्रह्मदत्त पर किसने, बिंबिसार यानी हर्यक वंश के जो राजा थे बिंबिसार, इसने क्या किया, आक्रमण किया और आक्रमण करके इसको अपने मगध में मिलाया, मगध में इसका विलय करवाया। साथियों एक बार फिर से बता दूं, अंग आज के वर्तमान में जो भागलपुर और मुंगेर का क्षेत्र है, ये कहाँ पड़ता है, तो बिहार में, जिसकी राजधानी क्या है, चंपा या फिर चंपा नगरी। और उसके जो प्रमुख राजा थे वो कौन थे, ब्रह्मदत्त। और ब्रह्मदत्त पर आक्रमण किसने किया, मगध के राजा बिंबिसार ने, जो कि हर्यक वंश के प्रथम राजा यानी संस्थापक माने जाते हैं। बिंबिसार ने क्या किया, आक्रमण किया और फिर अपने राज्य मगध में मिला लिया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं फिर से। तीसरा जो महाजनपद है, तीसरे महाजनपद की बात कर लेते हैं। तीसरे नंबर पे हम लोग किसको ले सकते हैं, तो हम लोग ले लेते हैं वज्जी को ही ले लेते हैं, वज्जी, या इसी का दूसरा नाम है वृज्जी। साथियों ध्यान रखें, वज्जी या वृज्जी। और ये जो वज्जी या वृज्जी है, ये बिहार, कौन सा बिहार, तो बिहार का जो तिरहुत, आज का जो तिरहुत प्रमंडल है और प्लस नेपाल, कहने का मतलब जो उत्तरी बिहार है, उत्तरी बिहार जैसे अभी वर्तमान में पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी आदि जो ज़िले आते हैं वो, और साथ ही साथ कुछ हद तक नेपाल का जो क्षेत्र है, इनको मिला करके क्या था, एक साम्राज्य, एक संघ, ये 8 राज्यों का एक संघ था, वृज्जी या वज्जी। और साथियों मैं बता दूं, ये 8
राज्यों का क्या था, एक गणराज्य, गणराज्य या फिर संघ। यहाँ पे राजतंत्र नहीं था, यहाँ पे कुलीन तंत्र था। कहने का मतलब यहाँ वंशानुगत जो राजा था, वंशानुगत राजा नहीं बनता था। यहाँ लोगों के माध्यम से चुन कर के जो आते थे वही राजा बनते थे, लेकिन वो जो चुने हुए लोग होते थे वो कुलीन होते थे, ना कि कोई आम जनता। इसके बारे में और भी डिटेल से हम लोग डिस्कस करेंगे। तो 8 राज्यों का क्या था, एक संघ था, और इन 8 राज्यों में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली था, तो वो कौन था, शक्तिशाली कौन था, तो याद रखेंगे लिच्छवी। लिच्छवी यानी विश्व का सबसे पहला लोकतंत्र अगर स्थापित हुआ तो वो कौन था, वो आपके लिच्छवी में हुआ था, यानी बिहार के लिच्छवी में हुआ था। और 8 राज्यों का एक संघ, उसमें से सबसे शक्तिशाली ही कौन था, लिच्छवी। और याद रखें लिच्छवी और साथ ही साथ वृज्जी, इन सब की राजधानी कहाँ हुआ करती थी, तो इन सब की राजधानी ये वैशाली। ध्यान रखें, इन सब की राजधानी कहाँ हुआ करती थी, तो इन सब की राजधानी वैशाली हुआ करती थी। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं किसकी, एक और गणतंत्र। और साथियों एक बात और बता दूं कि जो वज्जी या वृज्जी था ये इतना ज़्यादा मजबूत था कि इसको तोड़ पाना बड़ा ही मुश्किल था। एक बार क्या होता है, एक बार अजातशत्रु, जो मगध के सम्राट अजातशत्रु की मुलाकात किनसे हो जाती है, इनकी मुलाकात महात्मा बुद्ध यानी गौतम बुद्ध से होती है। गौतम बुद्ध क्या करते हैं, गौतम बुद्ध उनसे उनके चरणों में गिरते हैं और कहते हैं कि गुरुजी आप मुझे कुछ ऐसा उपाय बताएं। मैंने तो लगभग सारे के सारे राज्यों पर, सारे के सारे महाजनपदों पर अपना अधिकार जमा लिया है, लेकिन वज्जी पर मैं अधिकार नहीं कर पा रहा हूँ। इसके लिए आप मुझे रास्ता दिखाएं। बहुत प्रयास के बाद इन्होंने उनको सलाह दिया, यानी अजातशत्रु को सलाह दिया कि देखो वज्जी कोई राजतंत्र नहीं है, वज्जी एक क्या है, एक गणराज्य है। इसलिए यहाँ के लोगों में अगर तुम फूट डलवा देते हो किसी तरह से, तो क्या हो जाएगा, वो सारे के सारे लोग, मतलब सारे के सारे जो गण हैं वो क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। और ऐसे में क्या हुआ, अजातशत्रु उनकी बात माने और अजातशत्रु ने अपना जो उसके क्या कहते हैं सलाहकार, वर्षाकार, उनका नाम था वर्षाकार, या कहीं कहीं वत्साकार भी मिलता है, वर्षाकार को भेजकर इस संघ में फूट डलवा दिया। और इस संघ में फूट डलवाने के बाद फिर उस पर अपना अधिकार कर लिया। तो अजातशत्रु की जो नीति थी वो कई तरह की थी, वैवाहिक नीति, कूटनीति, इसके अलावा युद्ध नीति, युद्ध में कौशल प्राप्त था इनको। चलिए आगे देखते हैं, बेहतर चर्चा करेंगे हम लोग सारे के सारे राजवंशों के बारे में। मल्ल, साथियों मल्ल भी क्या था, मल्ल भी एक गणराज्य था। मल्ल भी एक क्या था, गणराज्य था। लेकिन याद रहे मल्ल 2 हिस्सों में बटा हुआ था। एक की राजधानी मल्ल, जिसमें से एक की जो राजधानी थी वो क्या थी, तो एक की राजधानी कुशीनगर या कुशीनारा, कुशीनगर, जो कहाँ, हिरण्यावती नदी के तट पर, हिरण्यावती नदी तट पर। ये हिरण्यावती नदी, आपको मैंने बताया था कि जो ये कुशीनगर है, मल्ल की राजधानी कुशीनगर है, यहीं पर गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी, यानी गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। और दूसरी जो राजधानी थी, दूसरी राजधानी पावापुरी। और ये जो पावापुरी है साथियों, याद कीजिए मैंने बताया था, अब ज़रा सोचिए कितने भाग्यशाली लोग हैं मल्ल गणराज्य के लोग कि एक राजधानी कुशीनगर, जिनमें
गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति होती है और एक पावापुरी। यहाँ पर क्या होती है, आपको मैंने बताया था कि यहाँ पर महावीर जैन को निर्वाण की प्राप्ति होती है। तो मल्ल इस हिसाब से अगर देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा क्या है, बहुत ज़्यादा भाग्यशाली हैं, क्योंकि 600 BC के जो दोनों के दोनों महान दार्शनिक हैं, महान एक विचारक हैं, दोनों ही अलग अलग राजधानी में, एक की मृत्यु कुशीनगर में, दूसरे की मृत्यु पावापुरी में हो जाती है। और ये पावापुरी है कहाँ, वर्तमान में बिहार का जो नालंदा है, नालंदा में ही पड़ता है पावापुरी। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हुए हम लोग पहुँचते हैं कहाँ पर साथियों, तो देख लेते हैं मगध। मगध जो कि 5वां नंबर पे हम लोग देखते हैं। मगध ये सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य था या महाजनपद था। और यह था कहाँ पर, तो आज का यानी वर्तमान का, वर्तमान में जो आपका पटना है यानी पाटलिपुत्र, गया है, और फिर शाहाबाद, शाहाबाद जो क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में क्या था, मगध राज्य था। और मगध, जैसा कि मैंने बताया कि मगध धीरे धीरे क्या करता है, सभी राज्यों पर अपना छाप छोड़ता है और सभी राज्यों को अपने वश में कर लेता है। और मगध की बात करें तो मगध की जो पहली राजधानी थी, वो पहली राजधानी क्या थी, तो पहली राजधानी राजगीर, इसको गिरिव्रज के नाम से जाना जाता था, गिरिव्रज। दूसरी राजधानी की अगर बात करें साथियों, दूसरी राजधानी कुछ समय के लिए, हालांकि इसका उल्लेख बहुत कम मिलता है, लेकिन कुछ समय के लिए जो कालाशोक के पिता, कौन, कालाशोक के जो पिता थे, कालाशोक के पिता कौन थे बताइए, तो कालाशोक के पिता वो जो भी थे, तो इसकी जो दूसरी राजधानी थी, दूसरी राजधानी वो कहाँ थी, वैशाली। और शिशुनाग वंश के जो संस्थापक थे, खुद शिशुनाग यानी कालाशोक के पिता, उन्होंने कुछ समय के लिए वैशाली ट्रांसफ़र करवाया था, लेकिन फिर इनके जो बेटे हैं, इनका बेटा कौन, तो इनका बेटा कालाशोक, जो कि द्वितीय बौद्ध महासंगीति करवाएंगे, और वो वापस से लेके चले आएंगे कहाँ पर, तो वापस से लेके चले आएंगे राजगीर, राजगीर तो नहीं लेकिन पाटलिपुत्र। तो तीसरी राजधानी की अगर बात करी जाए, तीसरी राजधानी, तो तीसरी राजधानी कहाँ, ये था पाटलिपुत्र। और इस पाटलिपुत्र का अभी जो वर्तमान नाम है ये है पटना। और जो पाटलिपुत्र है इसकी स्थापना किसने करी थी, तो हर्यक वंश के दूसरे नंबर के राजा, जिसका नाम था अजात शत्रु, अजात शत्रु। लेकिन इसको जो राजधानी बनाने का काम किया था, राजधानी में परिवर्तित करने का जो काम किया था, वो उदयन ने किया था, उदयन ने किया था। और कहीं कहीं आपको इसके जो संस्थापक है वो भी कौन मिल जाते हैं, वो भी आपको उदयन ही मिल जाते हैं। और जो राजधानी बनाने वाला है वो भी कौन मिल जाते हैं, वो भी उदयन ही मिल जाता है। तो चलिए, मुझे लगता है कि ये बातें आपके समझ में आ गई होंगी कि मगध सबसे ज़्यादा ही शक्तिशाली था। इसके बाद अगर बात करी जाए तो बात कर लेते हैं, किसकी बात कर लेते हैं भाई, 16 है, 16 में से किसी की भी बात कर सकते हैं। तो 6 नंबर पे हम लोग बात कर लेते हैं किसकी, सुरसेन की। चलिए, सुरसेन साथियों, सुरसेन इसकी जो राजधानी थी, इसकी राजधानी ये थी मथुरा। और आप भी जानते हैं कि जो सुरसेन है, सुरसेन की राजधानी मथुरा कृष्ण की नगरी कहलाता था नहीं है, कृष्ण की नगरी के नाम से इसे आज भी जाना जाता है। कृष्ण की नगरी कौन, सुरसेन, जिसकी राजधानी क्या है, जिसकी राजधानी क्या थी, मथुरा। और फिर
इसके बाद अगर बात करें तो चलिए पांचाल की बात कर लेते हैं। पांचाल, पांचाल ये दो हिस्सों में, उत्तरी पांचाल और उत्तरी पांचाल और दक्षिणी पांचाल, दो हिस्सों में बटा हुआ था दक्षिणी पांचाल। और साथियों उत्तरी पांचाल की जो राजधानी थी वो क्या थी? वो थी अहिछत्र, अहिछत्र। और दक्षिणी पांचाल की जो राजधानी थी वो थी काम्पिल्य। तो आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है, इसमें से आपको प्रश्न कैसा आएगा मैं बता दे रहा हूँ। आपसे पूछा जाएगा कि जो मगध है उसकी राजधानी क्या थी, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा पूछा जाएगा कि जो मगध है वो अभी वर्तमान में कौन कौन से क्षेत्र के अंतर्गत आता था। बस इससे ज़्यादा प्रश्न आपको इससे देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, प्रश्न आपको देखने को मिलेगा कहाँ से? जनपद से, कि जनपदों में जो वंश हुए, खास करके मगध का जो उत्कर्ष होगा इसके बारे में हम लोग अभी देखने वाले हैं कि मगध का जो उत्कर्ष है वो कैसे कैसे हुआ। उन सब पे हम लोग को क्या करनी है? चर्चा करनी है। इसके बाद अगर बात कर लेते हैं पांचाल के बाद, बात कर लेते हैं किसकी? एक अश्मक। अश्मक साथियों ये एकमात्र, ये क्या है? एकमात्र जनपद है जो दक्षिण भारत में, जनपद जो कहाँ? दक्षिण भारत में ये देखने को मिलता है। और अश्मक की राजधानी क्या थी? तो अश्मक की जो राजधानी थी वो थी पोतन या पोटली। अश्मक की राजधानी क्या थी? पोटन या पोटली। चलिए इसको मुझे क्लीन करना है साथियों। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं किसकी? तो कौशल, 9 नंबर पे कौशल। कौशल ये अवध, यूपी के अवध क्षेत्र में पड़ता है। और जो कौशल है, कौशल की जो राजधानी थी वो क्या थी? श्रावस्ती। कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी। और जो कौशल था, कौशल का ही राजा प्रसेनजीत, जिनकी बहन का विवाह किनसे हुआ था? गौतम बुद्ध से हुआ था। और कौशल का जो नरेश प्रसेनजीत है उनके ही भांजे कौन है? अजातशत्रु, जिनका संघर्ष काफ़ी लंबे समय से चल रहा होता है और अंत में मजबूर होकर के कौशल को क्या करना पड़ता है? सौंपना पड़ता है अपने दामाद को। चलिए आगे देखते हैं। 10वें नंबर पे अगर बात करें तो चेदी, जो ये पड़ता है, ये पड़ता था बुंदेलखंड क्षेत्र में। और बुंदेलखंड क्षेत्र में इसकी जो राजधानी थी, इसकी जो राजधानी थी, राजधानी ये क्या कहलाता था? सोथिवती, सोथिवती। याद रखें, चेदी की राजधानी सोथिवती, कौशल की राजधानी श्रावस्ती, या फिर आप अयोध्या भी कह सकते हैं। ठीक है, कौशल की राजधानी श्रावस्ती या अयोध्या दोनों पड़ता था अवध क्षेत्र में। उसके बाद 11वें नंबर पे अगर बात करें तो अवंती को देख लेते हैं। अवंती, और ये अवंती सबसे पश्चिमी जो महाजनपद है, महाजनपद, सबसे पश्चिमी महाजनपद में अगर देखा जाए तो वो कौन है? अवंती। और अवंती की 2 राजधानी थी, एक तो उज्जैन या फिर माहिष्मती। 2 राजधानी उज्जैन और माहिष्मती। इसके बाद अगर बात करी जाए 12वें नंबर पे तो
12वें नंबर पे कौन है? चलिए ये गांधार की बात कर लेते हैं। गांधार की राजधानी, जो गांधार है, ये गांधार कहाँ पड़ता था? तो पश्चिमी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान और प्लस जो पूर्वी उत्तर पूर्वी जो अफ़गानिस्तान है, इन क्षेत्रों में पड़ता था। कहने का मतलब ये अगर पाकिस्तान है तो इस क्षेत्र में इसको लेके इस तरह से भारत में सम्मिलित था। और गांधार, जो गांधार है, इसकी राजधानी आप जानते हैं, गांधार की जो राजधानी तक्षशिला, ये बहुत ज़्यादा फेमस था। किसके लिए? शिक्षा के लिए। जो शिक्षा का अगर केंद्र देखा जाए तो उस ज़माने में, उस समय में, प्राचीन काल में जो शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में उभर करके सामने आया था, वो कौन था? तो वो था आपका तक्षशिला, यानी गांधार की राजधानी। इसके बाद अगर बात कर लें 13वें नंबर पे, तो जब बात वहाँ की गई है तो वहीं की बात कर लेते हैं। कंबोज की बात कर लेते हैं। कंबोज, और ये पाकिस्तान में ही पड़ता है, वर्तमान में पाकिस्तान में। उस समय कहाँ से पाकिस्तान था? पाकिस्तान का जन्म कब हुआ है? 14 अगस्त 1947 को देश का भी जन्म होता है। कंबोज अभी वर्तमान के पाकिस्तान में पड़ता है, जिसकी राजधानी क्या थी? हाटक। कंबोज की राजधानी हाटक या राजापुर, ध्यान रखें। बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा आपको। 14वें नंबर पे अगर बात कर लें तो किसकी बात कर लेंगे हम लोग? चलिए मत्स्य की बात कर लेते हैं। मत्स्य, ये वर्तमान में जो आपके राजस्थान है, राजस्थान के जो अलवर है, अलवर ज़िला, इसके अलावा अगर बात कर लें भरतपुर, इसके अलावा जयपुर, तो इन सबको मिला करके क्या मत्स्य महाजनपद हुआ करता था, जिसकी राजधानी क्या थी? तो राजधानी में अगर देखें तो राजधानी क्या थी? राजधानी बैराट या फिर विराटनगर, बैराट या विराटनगर। उस समय किसकी राजधानी हुआ करती थी? मत्स्य की राजधानी। इसके बाद अगर बात करें साथियों, तो और बच गया कौन? और हाँ, बच गया आपका कुरु। मतलब ये अभी वर्तमान में जो दिल्ली है, दिल्ली प्लस जो मेरठ का क्षेत्र है, दिल्ली और मेरठ का जो क्षेत्र है, उसमें कुरु महाजनपद काल हुआ करता था, जिसकी राजधानी क्या थी? तो इंद्रप्रस्थ। और एक कौन बच गया कुरु के बाद कौन बच गया? तो वत्स। जी हाँ साथियों, जो वत्स है, वत्स की जो राजधानी थी, वत्स की राजधानी ये क्या थी? तो कौसम या फिर कौशाम्बी। आपको बस ज़्यादा कुछ नहीं करना है, इसके राज्य और इसकी राजधानी ध्यान में रखना है, और कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो मैंने आपको बताया, उसको भी ध्यान में रख लेना है। नहीं तो इतना कम से कम ज़रूर याद रखें कि राज्य और राजधानी यानी महाजनपद और उसकी जो राजधानी है, उसको कम से कम आपको ध्यान में रखना होगा, कम से कम उसको याद रखना होगा। लेकिन अब जो मैंने एक चीज़ बताया, एक होता था राजतंत्र और एक होता था गणतंत्र, जो कि मैंने पॉलिटी में भी आपको बता रखा है, फिर भी यहाँ भी जान लेते हैं। राजतंत्र का मतलब क्या होता है कि इसमें जो राजा होगा, राजा कैसा होगा? तो वंशानुगत होगा,
राजा कैसा होगा? तो वंशानुगत। कहने का मतलब राजा के बेटे ही राजा होंगे, उनके बेटे ही राजा होंगे, उनके बेटे ही राजा होंगे। लेकिन जो गणतंत्र है इसमें जो राजा होगा, राजा क्या होगा? राजा लोगों के द्वारा चुने गए होंगे। लेकिन ये जो लोग होंगे साथियों, सर्वसाधारण लोग तो बिल्कुल नहीं होंगे, क्योंकि सर्वसाधारण लोग कैसे चुन सकते हैं? आखिर हैं तो वो राजा ही ना। तो राजा यानी कुलीन अपने में से ही किसी एक को राजा चुनते थे। और ये जो व्यवस्था थी, ये व्यवस्था क्या कहलाती थी? तो ये व्यवस्था क्या कहलाती थी साथियों? तो गणतंत्र व्यवस्था, गणतांत्रिक व्यवस्था भी कह सकते हैं। एक चीज़ और बता दूं कि हमारे उत्तर में कोई महाजनपद नहीं था। सबसे पूर्वी महाजनपद की अगर बात करें तो वो आपको मैंने बताया, वो कौन था? अंग, जिसकी राजधानी क्या थी? चंपा या फिर चंपा नगरी। आपसे पूछा जाता है कि बताइए 16 महाजनपदों में सबसे पूर्वी महाजनपद कौन सी थी? तो अंग, जिसकी राजधानी चंपा या चंपा नगरी हुआ करती थी। और सबसे पश्चिमी की अगर बात करें तो वो अवंती थी। ध्यान में रखें आप, अवंती। और अवंती की राजधानी मैंने आपको बता दिया है कि अवंती की राजधानी या तो उज्जैन या तो माहिष्मती, दोनों में से जो भी आए आपको ध्यान रखना है। सबसे दक्षिणी की अगर बात करें तो वो क्या थी? अश्मक, या इसी को अस्सक भी बोला जाता था, अस्सक। तो अश्मक या अस्सक, जिसकी राजधानी पोटन या पोटली हुआ करती थी। और 16 महाजनपदों में से जो 14 महाजनपद है, 14 महाजनपद, ये 14 महाजनपद कहाँ हुआ करता था? वर्तमान में जो अपना भारत है, इस भारत में ही 14 महाजनपद हुआ करता था। 2 महाजनपद, जिसमें से एक कौन है? एक गांधार और एक कौन? कंबोज। तो गांधार और कंबोज वो कौन से क्षेत्र में? तो याद रखें, ये उत्तर है आपका और ये पश्चिम है। पश्चिम उत्तर क्षेत्र में 2 जो महाजनपद था उस समय में, यानी 600 BC से लेकर 600 AD तक, वहाँ तक फैला हुआ था हमारा महाजनपद। यानी हमारा जो साम्राज्य है, प्राचीन काल का जो साम्राज्य है, वो कहाँ तक फैला हुआ था? वो आज के अफ़गानिस्तान, आज के जो पूरे पाकिस्तान है, खैर आज का जो पाकिस्तान है उसकी तो कोई चर्चा ही नहीं है, पाकिस्तान तो कल बना ही है। अफ़गानिस्तान की अगर बात करें तो वो अफ़गानिस्तान भी क्या था? किसी ना किसी समय में हमारे महाजनपद का ही हिस्सा था। चलिए, इसके बाद थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि इन सब में सर्वाधिक जो शक्तिशाली था, मैंने आपको बताया कि जो सर्वाधिक शक्तिशाली था वो कौन था? तो वो याद रखें, वो मगध था। अब थोड़ा सा कारण जान लेते हैं, ताकि कल हम लोग जब मतलब अगले दिन जब हम लोग स्टार्ट करें तो सीधे मगध के उत्कर्ष से शुरू करेंगे। तो मगध सबसे ज़्यादा शक्तिशाली क्यों था? तो देखिए, एक तो गंगा नदी, दूसरी बात सोन नदी, तीसरी बात पुनपुन नदी। ये जो नदियाँ थी, इन नदियों के वजह से जो बाहरी आक्रमणकारी है वो जल्दी से नहीं आ पाते थे। तो कहने का मतलब कहीं ना कहीं नदियों का जो तंत्र था, यानी नदी तंत्र था, वो क्या करते थे? वो कहीं ना कहीं मगध की रक्षा करते थे। दूसरी बात, ये जो मगध है, मगध की भौगोलिक दशा इतनी बेहतरीन थी, कहने का मतलब ये 5 पहाड़ियों से क्या थे? घिरे हुए थे नहीं, बल्कि आज भी हैं। और 5 पहाड़ियों से घिरे होने के वजह से, अब ज़रा सोचिए, खुद ही सोचिए, पहाड़ों को पार करके हमला करने आना बहुत मुश्किल की बात है, थक जाएंगे बेचारे। और दूसरी बात, आ भी नहीं पाएंगे, और आएंगे थके हारे तो मार खा के वापस जा भी नहीं पाएंगे, वैसे भी जिंदा छोड़ने वाले तो है नहीं, इसलिए नहीं आते थे कोई भी हमला करने। तो 5 पहाड़ियों के घिरे होने की वजह से क्या थे? ये सुरक्षित थे। अगली बात, जो नदियों के द्वारा लाई गई जो नई नई मिट्टियाँ थी, हर वर्ष
वो क्या करते थे, खेतों में फैला देते थे और उर्वरा शक्ति बढ़ जाती थी। तो उर्वरा शक्ति बढ़ने की वजह से क्या होंगी बताइए ज़रा, फसलें क्या होंगी, फसलें क्या होंगी बताइए, फसलें ज़्यादा होंगी। जब फसलें ज़्यादा होंगी तो बताइए, जब फसल ही ज़्यादा होंगी तो वो जो साम्राज्य होगा, वो जो राज्य होगा, वो क्या होगा, संपन्न राज्य होगा। आर्थिक संपन्न होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। और अगली बात, सिर्फ मगध और एकमात्र और महाजनपद जिसका नाम था अवंती, इन दोनों में ही लोहा पाया जाता था। जब लोहा पाया जाता था तो लोहा की वजह से देखिए क्या क्या फ़ायदे हैं। लोहे की वजह से क्या होगा, अगर लोहे का हल बनाया जाए, मिट्टी का हल बनता था पहले, लकड़ी का हल बनता था, अब लोहे का हल बनने लगा। जब लोहे का हल बनने लगा तो खेतों की जुताई बहुत अच्छे से होने लगी। जब खेतों की जुताई बहुत अच्छे से होंगी तो फसलों का उत्पादन भी बढ़ेगा। इसके अलावा साथियों, लोहे से क्या होगा, लोहे से नए नए प्रकार के अस्त्र और शस्त्र तैयार होंगे। और जब नए नए अस्त्र शस्त्र तैयार होंगे तो उससे क्या होगा कि जो बाकी लोग मिट्टी के अस्त्र शस्त्र लेकर के, पत्थर के अस्त्र शस्त्र लेकर के युद्ध करेंगे और आप लोहे के अस्त्र शस्त्र से युद्ध करेंगे, तो ऐसे में आप कहीं ना कहीं उन पत्थर वालों और मिट्टी वालों से भारी होंगे। तो इसका मतलब ये जो लोहे का भंडार है, ये लोहे का भंडार भी कहीं ना कहीं क्या किया, कहीं ना कहीं मदद किया। और साथ ही साथ जो यहाँ के शासक, इनका भी कमाल है। जो शासक थे, शासक लोग यहाँ के कैसे थे, कुशल थे। लगभग जितने राजवंशों ने रूल किया, जितने सारे राजवंशों ने रूल किया, उन सब में क्या पाया गया, उन सब में जो शासक थे वो काफ़ी ज़्यादा कुशल थे, जिसके वजह से इसको संभाल कर रखा गया और इसको संभाल करके रखा गया। और जितने भी जो राजवंश यहाँ पे रूल किए, उन सब ने विस्तार की नीति अपनाई और धीरे धीरे करके मगध को एक साम्राज्य में तब्दील कर दिया। तो इस तरह से मगध सबसे ज़्यादा ही साम्राज्य और सबसे ज़्यादा ही संपन्न, सबसे ज़्यादा ही धनी साम्राज्य के रूप में उभर करके सामने आया। तो साथियों, कल से हम लोग शुरू करेंगे। मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ कि कल से हम लोग को क्या पढ़ना है। यहाँ का जो राजवंश है, यहाँ का यानी मगध का जो राजवंश है, पहला राजवंश बृहद्रथ वंश। हालांकि इसका जो ऐतिहासिकता है वो सिद्ध नहीं हो पाती है, लेकिन फिर भी यहीं से शुरू करेंगे कल अपनी कहानी। तब तक के लिए आप खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।